लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 51 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमली दिन दिन खूबसूरत होती जा रही है। गले में अब दो रेखाएं ऐसी उभरती हैं जो उसके मुखमंडल को और भी आकर्षक बना देती हैं। आंखों में चंचलता नहीं, एक मद है। अचानक देखने पर लगता है कि आंखों में काजल पड़ा है। माँ, अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा है। आध घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। कमली अपने कमरे में बाल झाड़ रही है। माँ डांटती है, कमली, डॉक्टर साहब गोल कमरे में बैठे हैं। तो क्या हुआ? कई दिनों से माँ चाहती है कि कमली को कहे, इतना हेल मेल अच्छा नहीं, लेकिन अभी उसकी ओर देखते ही माँ ने जाने क्या देखा कि मोम की तरह गल गई। दुधिया वर्ण और सुडौल बाहें, लंबे लंबे बाल, सुगठित मांसपेशियां, गौर आंखों में ये क्या? कांप जाती है माँ। ये क्या रे अभागी, हतभागिन, आंचल को मैला मत करना बेटी, दुहाई। नहीं नहीं, वो भी कैसी है? उसकी बेटी तो माँ कमला है, वो जो चाहे करे। माँ के ओंठों पर स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आती है। मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। हो, डॉक्टर अब हंसी जब्त नहीं कर सकता है। हो, कमली पर्दे की आड़ से गला निकालकर इशारे से कहती है, चुप, आप बीमार हैं मालूम। तहसीलदार साहब की खड़ाऊ खटखटाती है। हंसी सुनकर वे भला कोई और काम कर सकते हैं। डॉक्टर को तहसीलदार साहब के दोनों रूपों के दर्शन हो चुके हैं। जब वो घर गृहस्थी, मामले मुकदमे, लेन देन, नफा घटी वगैरह की बातें करते रहे तो उनका कोई और रूप देखिएगा। घर में आराम से बैठकर दीन दुनिया की बातें करते समय अथवा रामायण महाभारत, देश विदेश से लेकर घरेलू चीज़ों पर टीका करने के समय किसी और तहसीलदार साहब को आप देखिएगा। हास्यप्रिय, रसिक और कुशल गृहस्थ, भोला भाला इंसान। डॉक्टर को उनके प्रथम रूप से बेहद घृणा है, किंतु दूसरे रूप के इंद्रजाल में तो वो फंस ही चुका है। क्या बात थी? तहसीलदार साहब हंसी का टटका स्वाद लेने के लिए तुरंत पूछ बैठते हैं। कमली की माँ, क्या बात थी? ये दोनों नहीं बतावेंगे। अरे, तुम्हारी पगली बेटी के मुंह में जो आता है बक देती है। तुम्हारी बहकाई हुई बेटी अभी कह रही थी कि डॉक्टर साहब अब खुद बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तब? तहसीलदार साहब मुस्कुराहट को रोकने की मुद्रा बनाकर चाय के प्याले में चुस्की लेते हुए पूछते हैं, तब फिर? माँ हंसी को रोकते हुए कहती है, तो मैंने तो कहा कि मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे। तहसीलदार साहब की ऐसी हंसी को कमली कहती है, बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं। पछतिया यानी देर से फलने फूलने वाली। तहसीलदार साहब भी देखते हैं कमली के स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुए हैं। ऐसी बेटी का बाप चुपचाप बैठा है, लाचार है। भगवान, शंकर भगवान, कमली पर कृपा दृष्टि फेरो। डॉक्टर तहसीलदार साहब की बुझती हुई हंसी को गौर से देखता है। ये शायद एक तीसरा रूप है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। कितना करुण। डॉक्टर साहब, माँ 2 प्लेटों में जलपान ले आती है। कमली रेडियो की दीदी से मटर पुलाव सीख कर आई है उस दिन। तो ये ऑल इंडिया रेडियो वाला मामला है। शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, देखिए कि मटर की घुघनी को किस सफाई से मटर पुलाव बना दिया है। कुछ भी हो, ख्याली पुलाव से तो अच्छा है। डॉक्टर कमली की ओर हंसते हुए देखता है। हंसी खुशी के इंद्रजाल में फंसकर डॉक्टर अपने कर्तव्य की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। वो कभी कभी रुककर सोचता है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसके विरोध में हृदय के किसी कोने का तार बेसुरा तो नहीं बज उठता है। नहीं, वो जो भी कर रहा है, सही हो या गलत, अच्छा लगता है उसे। प्यारू ने कई बार कहा है, आंगन की ओर खुलने वाली खिड़की पर भी पर्दा रहना चाहिए। नंगी सी लगती है ये खिड़की। डॉक्टर प्यारू को इसीलिए इतना प्यार करता है। कमली अब रोज डॉक्टर के यहाँ आती है। मौसी कहती थी कि तू गलत कर रही है, तुम दोनों गलत कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा सोचा है कभी? क्या होगा इसके बाद डॉक्टर, कहो तो? कमली आम के फांकों जैसी आंखों से मधु ढालते हुए पूछती है। कहो तो डॉक्टर, क्या होगा? क्या होगा? जो भी हो, बुरा ना होगा। तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। फिर पागलपन। डॉक्टर, तुम जिन तो नहीं? जिन? क्या जिन? जिन एक पीर का नाम है। वो कभी कभी मन मोहने वाला रूप धरकर कुमारी और बेवा लड़कियों को भरमाता है।
गरीब से गरीब को धनी बना देना उसकी चुटकी बजाने भर की बात है। जिस पर बिगड़े बर्बाद कर दे, जिस पर ढरे उसे निहाल कर दे। कमली के गली की दोनों नई रेखाएं जल्दी जल्दी बनती बिगड़ती हैं। वो डर तो नहीं रही, वो डॉक्टर को पकड़ लेती है। क्यों झूठ मूठ डरने लगी? फिजूल की बातें भरी रहती हो दिमाग में। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। यदि तुम जिन भी रहो तो मैंने तुमको जीत लिया है। इतना भरोसा? डॉक्टर कमली की आंखों में चमकते विश्वास का स्पष्ट रूप देख लेता है। कमला निरोग है, स्वस्थ है कमला। तुम बाहों पर उस दिन कौन सा जेवर पहनकर आई थी? अब क्यों नहीं पहनती? बाजू? क्यों, ग्वालिन जैसी लगती थी ना। गोकुल की ग्वालिन? कमली ठठाकर हंस पड़ती है। इसी को रासलीला कहते हैं। देखते हो, अभी दोपहर रात को डॉक्टर का नेगड़ा नौकर लेट भुकभुकाता हुआ तहसीलदार की बेटी को घर पहुंचाने जाता है। शादी ही क्यों ना करा देते हैं? एकदम साहेब मैम। डॉक्टर साहेब भी कैसे आदमी हैं? डॉक्टर साहब कैसा आदमी है? अगमू चौकीदार से कटहा थाना के नए दारोगा साहब पूछते हैं। हुजूर अच्छा आदमी है, मगर क्या रे? साला आधा बात बोलता है, आधा बात पेट में रखता है। साले हमको चीन लो, हम दूसरे जिला के नहीं, हमारा घर इसी जिला में है। जानते हो ना, हमसे साली बात छिपाते हो क्या? मगर नए दारोगा साहब जलजल करते हैं, हवा को भी गाली देते हैं। साला रात में बटच ऐसा हवा बहता था हवलदार साहब कि नींद तो बूझिए कि बोझ दिया। हवलदार साहब जरा वो फाइल दीजिए तो देखें क्या क्या सब पूछा है। नया नया पार्टी होता है, साला हम लोगों को जान जाता है। दारोगा साहब नई उम्र के हैं, कहते हैं कि इसी जिले के पहले 5 दारोगा में से एक हैं। बातें करते समय वो ये कहना नहीं भूलते, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूं। हर मौके पर इसका बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। मैं यदि एक पैसा खा भी लूं तो इसी जिले में रहेगा। दारोगा साहब जबरदस्त गलतफहमी से परेशान रहते हैं। बाहर के जितने लोग यहां आए हैं उन्हीं के हिस्से का सुख मौज लूट रहे हैं। फारबिसगंज के नवतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए हैं। लिखा है ये डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है। दारोगा साहब ने अस्पताल को चारों ओर से 1 दर्जन सिपाहियों से घिरवा रखा है। आपका घर असल में कहाँ है? दारोगा साहब हैरान होकर पूछते हैं। विराटनगर। विराटनगर तो नेपाल में है, आप नेपाली हैं? नहीं। तब आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं दारोगा साहब? मैं जो कुछ भी कहता हूं लिखते जाइए। सो लिखते जाइए? वाह, आखिर क्या लिखें? मैं जो कुछ भी जवाब देता हूं। तहसीलदार साहब पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्यारू का मुंह सूख गया है, लेकिन आश्चर्य, कमली पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डॉक्टर को कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। कमली को दृढ़ विश्वास है। दारोगा साहब डॉक्टर को 2 बात में ही पहचान गए हैं। अजीब किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। सुमृत दास बेतार से आज बच्चा बच्चा पूछता है, सुमृत दास, डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दारोगा साहब पकड़ने आए हैं? घूस लेने की शिकायत तो नहीं किया है किसी ने? देखो ना जी, बड़ा खराब है ये दुनिया, किसी का विश्वास नहीं। रामायण में कहा है ना, बिसरस भरे कनक घट जैसे। ये डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का सीआईडी है ये डाकडर। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमजोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमसीन कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। इस दारोगा की हरकतों पर डॉक्टर को ताज्जुब होता है। बार बार कहता है, हम इसी जिले के हैं। बेवकूफ़ों की तरह सवाल करता है, आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक रहा है? रहा है, कम से कम 400 लड़कियों के साथ मैं दिन रात रह चुका हूं। डॉक्टर मुस्कुराता है। 400? दारोगा साहब जब किसी बात पर अचरज होता है तो उनकी आंखें उल्लू की आंखों की तरह गोल हो जाती हैं। 400? बटच, इतनी लड़कियां कहाँ से मिली? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में? ओह नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि भले घर की लड़कियां। क्यों, हॉस्पिटल में भले घर की लड़कियां नहीं जाती? मेरा मतलब, खैर छोड़िए इन बातों को। कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे बहुत से दोस्त कम्युनिस्ट हैं। आपने संथालों को भड़काया, समझाया था कि जमीन पर जबरदस्ती हमला कर दो, संथालों ने अपने बयान में कहा है। संथाल लोग समय समय पर मुझसे पुराने कागजात पढ़वाने आया करते थे, जजमेंट वगैरह। आप अपनी किताब दिखला सकते हैं। दारोगा साहब उठकर किताबों की अलमारी के पास जाते हैं। साला सब डॉक्टरी किताबें हैं, चिल्ड्रेन ऑफ यूएसएसआर,
लाल रूस लेखक बैनीपुरी, लाल चीन लेखक बैनीपुरी। ये सब तो रूस की किताब है। रूस की नहीं, रूस के बारे में। दोनों एक ही बात है। दारोगा साहब उस किताब को निकालकर उलटते हैं, मानो किताब के पन्नों में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ उलटते हैं। डॉक्टर साहब गिरफ्त, जुल्म बात। संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था। गांव में हैजा भी उन्होंने फैलाया था, गांव के लोगों को कमजोर कर दिया। हाँ, हैजा की सुई लेने के बाद आज भी जब काम धंधा करने लगते हैं तो आंखों के आगे भग जोगनी उड़ने लगती है। देखने में कैसा बम भोला था, मालूम होता था देवता है। भीतर ही भीतर इतना बड़ा मारखू आदमी था, सो कौन जाने। मारखू यानी बदमाश। जोतकी काका ठीक कहते थे। गनौरी के यहाँ फारविसगंज का एक मेहमान आया है। कहता है उसके गांव के पास सिझवा गरैया में एक डॉक्टर है जो डकैती कराता है। डॉक्टर तो घर घर में जाता है, अगवार पछवार सब देखता है, रुपया का बक्सा भी वो देखता है। वो अपने दलवालों को पूरा नक्शा बता देता है, घर वालों को सोने की दवा दे देता है, उधर चोरी डकैती करवा देता है। गांव के आसपास के लोगों को सुई भोंक कर डरपोक बना दिया है। जो उसकी बात से बाहर हुआ उसका बैल गाय कटवा देता है, भैंस चोरी करवा देता है या घर में आग लगवा देता है। कई बार बेल केस उस पर चला, बेल केस यानी BL के केस, लेकिन रुपया खर्च करके जीत जाता है। नाम भी अजीब है, डॉक्टर नटखट प्रसाद। हाँ भाई, किसी का विश्वास नहीं। सोमा झट कल तामगंज जिला में गिरफ्त हो गया। सोमन मोची कहता है, अभी मेला से जो लोग आए हैं बोल रहे हैं अब हम अखाड़ा में ढोल नहीं बजाएंगे। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मेला आंचल का भाग 51, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मेला आंचल का भाग 52, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जोतकी काका आजकल बहुत खुश रहते हैं। गांव के लोग आजकल दिन में 5 बार प्रणाम करते हैं। अलबत्त बरहम ज्ञानी है जोतकी काका। कलयुग में भी यदि कुछ तेज बाकी है तो बाभन में ही। ज्योतिष विद्या हंसी खेल नहीं, बरम तेज अभी भी है। सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर काई नहीं लग सकती। प्रणाम जोतकी काका। जियो, आओ बैठो, क्या बात है? जोतकी काका, हम लुट गए। मेरा तोता कल उड़ गया, हंसते खेलते चला गया जोतकी काका। पोलिया टोली का हीरू जोतकी काका के पांव पर लौट कर रोता है। ए हीरू, क्या हुआ? जोतकी जी पूछते हैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा जीवानंद कल ही 1 दिन के बुखार में कलेजा तोड़कर चला गया। मेरा सिखाया पढ़ाया तोता उड़ गया जोतकी काका। हीरू अब सिर पर हाथ रखकर झुक कर बैठा हुआ रो रहा है। इतना जल्दी? कल कौन दिन था? सोमवार। सोम को मरा है ना? हाँ, ठीक सूरज डूबने के समय। करसामा है। करसामा यानी करिश्मा, डायन का करसामा है, समझे हीरू? शुक्रवार को अमावस्या है। जिस पर तुमको संदेह हो उसके पिछवाड़े में बैठ रहना। ठीक दोपहर रात को वो निकलेगी, उसका पीछा करना। वो तुम्हारे बच्चे को जिलाकर तेल फुलेल लगाकर गोदी में लेकर जब नाचने लगेगी तो उस समय यदि उससे बच्चा छीन लो तो फिर उस बच्चे को कोई मार ही नहीं सकता। इंद्र का वज्र भी फूल हो जाएगा। इसमें और संदेह की क्या बात है जोतकी काका? सफा सफी ऐना की तरह बात झलकती है। 5 महीना पहले दफा 40 के समय जब सभी लोग दरखास्त देने लगे तो हमने भी दे दिया। मेरा साला कचहरी में मुहर्रिल है, उसके पैरवी से जमीन हमको नगदी हो गई। सभी की दरखास्त नामंजूर हो गई और हमको जमा बांध दिया। एक दिन पार्वती की माँ गेहूं हिस्सा मांगने लगी तो हमने कह दिया कि अब बांट कर नहीं देंगे, हमको नगदी हो गया है जमीन दफा 40 में। बस तुरंत आसीख सराप देने लगी। इसकी 10 बीघा जमीन हम जोतते थे, बस वही गुस्सा मन में पालती रही और कल हमको लूट लिया राक्षसनी ने। ए हीरो, रो मत, हल्ला मत करो। चुपचाप अमावस्या की रात को, दोपहर रात को याद रखना। अमावस्या की रात पार्वती की माँ के पिछवाड़े में मरद भर भांग की झाड़ी है। हीरो उसी झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता और खाता है।
मोरंगिया गांजे का नशा बड़ा तेज होता है। कार्तिक महीने से ही रात में शीत गिरने लगती है। हीरू का देह एकदम ठंडा हो गया है। खैनी खाकर गर्म हो लेता है। कहता है, साली घर में गुटुर गुटुर कर बोलती है, बाहर नहीं निकलती है। निकलो आज, कहीं घर में ही तो नहीं नाचेगी। यदि बाहर नहीं हो तब? ज्योतकी काका ने भी नहीं बताया। मौसी को शाम से परेशान कर रखा है गणेश ने। आज उसकी आंखों से नींद गायब हो गई है। रह रहकर वो ऐसी ऐसी बात पूछ बैठता है कि मौसी को अच्छी तरह समझ बूझ कर जवाब देना पड़ता है। मामा को जेहल में मारता होगा? नहीं रे, तुम्हारा मामा चोर डकैत नहीं। तो फिर पकड़ा क्यों? जेहल काहे ले गया? सरकार की जो मर्जी। सरकार की जो मर्जी? सरकार से तुम क्यों नहीं पूछती? चुप रहो, सो जाओ बेटा। नानी। बाबू, हमको बाहर ले चलो, पेशाब करेंगे। चलो। खट किवाड़ खोलती है मौसी। पिछवाड़े से भांग की झाड़ी हिलती है। हीरू बोतल में दारू ले आया है। जल्दी जल्दी बोतल में मुंह लगाकर पीता है। हाँ, निकली तो है राक्षसनी। ठीक 2 पहर रात है। रमडंडी सिर पर आ गया है। सियार बोल रहे हैं। ठीक 2 पहर रात है। कपड़ा क्यों संभालती है? नंगी हो रही है। सटाक। आह बेटा गणेश, नानी। सटाक सटाक फट सटाक। गिग नानी, कमली दीदी, नानी। सब शांति, मगर जीवानंद, हीरू का बेटा कहाँ है? हीरू का नशा अचानक टूट गया। छर छर बहती हुई खून की धारा को देखकर वो थर थर कांपने लगता है। लाठी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। खून। पुलिस, दारोगा, जेहल, फांसी, सुल्ली। हीरू भागता है। सबसे पहले तहसीलदार साहब हल्ला करते हुए बंदूक का 2-3 फेर करते हैं। ठाएं ठाएं। सारा गांव जग गया है। कुत्तों के मारे कुछ सुना भी नहीं जाता कि हल्ला किधर हुआ, क्यों हुआ, क्या है, क्या है। सभी अपने आंगन से ही पूछते हैं। क्या है रामदेव? अरे नागेसर, क्या है? पता नहीं। तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। अरे कालीचरण, आवाज पार्वती की माँ जैसी लगी। तुम लोग घर से निकलते क्यों नहीं? लगता है सारा गांव के लोग मुर्दा हो गए हैं। पार्वती की माँ? अरे बाप, खून से नहा गई है। सांस देखो, मरी है या हुक हुक करती है? तब अभी जान है। और ये गणेश है, दांती लगी हुई है। पानी लाओ, किसका काम है ये? हे भगवान, लाठी है। तहसीलदार साहब के जिम्मे लगा दूं लाठी, इसी से पता चल जाएगा। अगमू, तहसीलदार साहब कहते हैं, तुम अभी दौड़ जाओ थाना। कल पूर्णिया अस्पताल यदि ठीक समय पर पहुंच जाए। नानी, नानी, मामा, डॉक्टर मामा, दीदी, दीदी। गणेश रोता जाता है। कमली आंखों को पोंछते हुए गणेश को अपने घर ले आती है। बुद्धि यदि कम होती गणेश को तो अच्छा था। कमली के साथ वो आता है, बातें भी करता है। कमली कहती है, भगवान हम सबों के बाप हैं, उन्होंने नानी को अपने पास बुला लिया। आइए। लंबी हिचकी पर गणेश कब्जा नहीं पा सकता है। नानी, कमली दीदी, नानी। हाय रे अभागा, तेरी कमली दीदी किसके पास रोने जाए? बाबू गणेश, तुम्हारे मामा आवेंगे, रो मत। हीरू पकड़ा गया है। पकड़ावेगा कैसे नहीं भाई? गांव में किसकी लाठी को कौन नहीं पहचानता? हीरू की ठुट्ठी लाठी तो मशहूर है। हर हंसेरी में उसकी ठुट्ठी लाठी कमाल कर दिखाती थी ना। रात में ही लोगों ने पहचान लिया, मगर डर से नहीं बोला कोई। इसके अलावे उसके दोनों पैर खून में लथपथ, धोया भी नहीं था। लगता है मारने के बाद लहास को थोड़ी दूर घसीटने की कोशिश की थी हीरू ने। सुबह को तो एकदम बगौछ लगे हुए पागलों की तरह उसे देखकर डर लगता था। बगौछ यानी मतिशून्य। उसकी आंखें बताती थीं वो अभी और भी कई खून कर सकता है। मुंह से लार भी गिरता था। दारोगा ने गिरफ्त कर लिया, मगर वैसा ही। दारोगा ने 2 लात मारी, हवलदार ने 2-3 हंटर गर्म की और सिपाही ने 3-4 तमाचे जड़े। साला बोलता काहे नहीं? नाम गिनाओ। अपन बाप के जे साथ रहलन वने मुँह का देखा, ताड़ चच्चा की तरफ देख के बोल। साला हथियारा कहीं का, नरक में भी जगह न मिली ससुरे। मगर वो बकता रहा, हम अकेले मारा। ससुरे, ई नील गाय जैसन औरत के तू अकेले मारा?
बन्नू कुन्नूक, ये सिपाही जी छोड़ दीजिए। छोटे दारोगा साहब बड़े भले आदमी हैं। कहते हैं, साले यदि फांसी से बचने के लिए पागल हुए हो तो 2 ही दिन की मार में मर जाओगे। लहास को एकदम ढककर पालकी में ले जाने का बंदोबस्त करते हैं दारोगा साहब। एक उंगली भी नहीं दिखाई पड़े। अतर गुलाब भी डलवा दिया। अरे, लहास के साथ गणेश भी जाएगा, साथ में प्यारू जा रहा है। पुरैनिया खजांची धर्मशाला के पास ही गणेश की एक चाची रहती है। वो जब नहीं रखेगी तो अनाथालय में। मौसी चली गई हमेशा के लिए। कमली फूट कर रो पड़ती है। चौथकी जी को लकवा मार गया। अर्धांग, मुंह टेढ़ा हो गया है। एक आंख एकदम पथरा गई है। पैखाना पेशाब सब बिछावन पर ही होता है। रामनारायण उनके पास अकेले बैठने में डरता है। रामनारायण जानता है सारी बातें। पार्वती की मां की हत्या की रात से ही उनकी हालत खराब हो गई थी। पेट खूब चला, खून का पैखाना होने लगा, एकदम टटका खून, लाल लाल। इसके बाद गांव से लाश जैसे ही निकली, लकवा मार गया। भगवान के इस टटका इंसाफ को देखकर रामनारायण डर गया था। इतनी जल्दी पाप को फलते बहुत कम देखा है। पैखाने में इतना दुर्गंध है कि 4 बीघा आसपास के लोगों को कह हो जाए। नरक भोग और किसको कहते हैं। लेकिन ज्योतकी जी ने कहा था ठीक। सुनते हैं जिस दिन पार्वती की मां के केस में दारोगा साहब आए, उस दिन भी बोले हैं, अभी क्या हुआ है और भी बाकी है। भगवान जाने और क्या क्या होगा। जय बाबा जिन पीर, गांव की रक्षा करो महात्मा। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 52, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 53, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कोठारिन लक्ष्मीदासिन बालदेव जी के साथ मठ से अलग हो गई। कलमबाग में बांस फूस के 3 सुंदर बंगले खड़े हो गए हैं। इस इलाके की ये भी एक बड़ी कारीगरी है। बांस फूस का चौखड़ा। एक ही डर होता है आग का, लेकिन होता है खूब। मेहराब और जाफरी गूंथ कर लगा दिया है। फूल तो पहले से ही लगे हैं। बाग की खूबसूरती तो 18 गुना बढ़ गई है। वाह रे कोठारिन, 400 रुपये में एक जोड़ा बाछा खरीद कर मंगवाई है मोतीचूर हाट से। बड़ा तेज है। हल्की सी बाछा गाड़ी बनवाई है। बांस के पोर पोर को छीलकर उसमें तरह तरह के रंग लगाए गए हैं। हर बंधन को और खासकर बल्ला की डोरी को सतरंगी लड़ों में गूंथा है। छोटे छोटे लटकन फुंदने लाल, हरे, पीले, नीले। बाछों के सर पर पीतल के पान हैं। गले में कौड़ी की लड़ियां और घंटी है। एक छोर पर मीढ़ी झुनकी भी है। झुन झुन टुन टुन, झुन झुन टुन टुन। सुनो, वही बालदेव जी गोसाई साहब की बग्घी संपनी निकली। झुन झुन टुन टुन। बालदेव जी अब कितने साफ सुथरे रहते हैं। बगुला के पाखों की तरह खादी की लुंगी और मिर्जई दप दप करती है। देह भी थोड़ा साफ हो गया है। लक्ष्मी अपने हाथों से सेवा करती है। मठ पर तो अब कौआ मैना के गू के साथ आदमी के बच्चों के भी पैखाने भिनकते रहते हैं। रमपियरिया की माए दिन भर पड़ी रहती है। साथ में छोटे छोटे 3-4 बच्चे रहते हैं। भंडारी उस दिन आकर कलप रहा था, दासिन, प्रसाद चित्त से उतर गया है। रोज रात को सपना देखते हैं कि पीने के पानी में मछली छलमला रही है। सतगुरु हो। 1 महीने में रमपेयाड़ी ने माया के जाल में महंत रामदास के अंग अंग को फांस लिया है। महंत साहब इस जाल से निकल भागने के लिए छटपटा रहे हैं, मगर जाल की गिरहें और उलझती जा रही हैं। कल गाली गलौच और मारपीट हो गई। महंत साहब ने रौतहट हटिया से सुबह को 1 भर गांजा मंगवाया था। रात में सोने के समय रमपेयाड़ी ने कहा, महंत साहब गांजा फुरा गया। गांजा फुरा गया यानी चूक गया। सुनते ही महंत साहब चिढ़ गए। सुबह को ही न 1 भर ला दिया है भंडारी ने। रमपियरिया महंत साहब की मर्दानगी देख चुकी है। वो चुप क्यों रहे? दम लगाने के समय होश रहता है कि नहीं? दिन भर घोड़ा के दुम की तरह चिले मुंह में लगा ही रहता है। चुप चमारिन, अखाड़ा को भ्रष्ट कर दिया। सतगुरु हो, लक्ष्मी ठीक कहती थी। इसके बाद रमपियरिया की माए और बच्चों ने मिलकर ऐसा हल्ला मचाया कि बात कुछ समझ में ही न आई। महंत रामदास चिल्ला रहे हैं, चिमटा खनखना रहे हैं
और रमपियरिया गा गाकर सर चढ़ाकर रो रही है। अरे तोरा हाथ में कोढ़ फूटे रे कोढ़िया, अरे लक्ष्मीनिया के खातिर। सतगुरु हो, बंद करो, बंद करो। बालदेव जी को पार्वती की मां के खून के बाद से रात को बड़ा डर लगता है। रात भर कलेजा धड़ धड़ करता रहता है। जरा भी कुछ आवाज हुई कि बिछावन पर तड़क उठते हैं। लक्ष्मी कहती है, निर्मल चित्त पर खराब छाप पड़ने से ऐसा ही होता है। बालदेव जी की आंखें ही बता रही हैं। डिम डिमिक डिमिक रुन झुनुक झुनुक लक्ष्मी आज खुद खंजड़ी बजा रही है। बालदेव जी आसनी पर बैठे हुए हैं। खिड़की के कमरे में चांदनी का एक टुकड़ा उतर पड़ा है। दीवार गिर की हल्की रोशनी में लक्ष्मी की आंखें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। ज्वाला बिरह वियोग की रही कलेजे छाए, प्रेमी मन माने नहीं दर्शन से अकुलाए। बालदेव जी टकटकी लगाकर लक्ष्मी की ओर देख रहे हैं। खंजड़ी बजाकर गाने के समय लगता है कि लक्ष्मी की बोटी बोटी नाच रही है, घुटने के बल बैठी है। इंदर सभा नाटक में हूर परी, मशहूर परी, सबुज परी झंझनी बजाकर जैसे गाती थी, उसी तरह रह रहकर पार्वती की मां की खून से लथपथ लाश की याद आ जाती है एक पलक के लिए। बालदेव जी आंख मूंद लेते हैं। लक्ष्मी की देह से जो सुगंधी निकलती है वो आज और तेज हो गई है। लक्ष्मी की आवाज कांप रही है। रो रही है लक्ष्मी। गाल पर लोर ढुलक रहे हैं। लक्ष्मी, 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 रो मत लक्ष्मी। बालदेव जी की बाहों में भी इतना बल है। लक्ष्मी को बाहों में कसे हुए हैं। लक्ष्मी गाती ही जाती है। गृह आंगन बन गए पराए, क्या हो संतो हो, तुम बिन कंत बहुत दुख पाए। डिम डिमिक डिमिक रुन झुनुक झुनुक, एक गृह एक संग में हो बिरहिण संग कंत। कब प्रीतम हंस बोली हैं जो हो रही मैं पंथ। ढन ढन रुनुक झुनुक झनन खंजड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। बालदेव जी के ओठ पर आज पहली बार ऐसी मुस्कुराहट देखती है लक्ष्मी। गेहुआ मुखमंडल, छोटी छोटी दाढ़ी मूछ। बालदेव जी के पांव के अंगूठों से आंखें छुलाती हुई लक्ष्मी नजर मिलाती है। साहेब बंदगी। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 53, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 54, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कामरेड बासुदेव और सुंदरलाल भी गिरफ। कैसे नहीं गिरफ होगा भाई। 1 साल पहले तक किसी ने कभी गंजी भी पहनते नहीं देखा सुनरा को। से इस गर्मी के मौसम में कोट पैंट, गुलबन, मोजा, जूता और चश्मा लगाकर कटिहार जंक्शन के मुसाफिर खाना में बैठने से लोग संदेह नहीं करेगा। 1 डिब्बा सिगरेट खरीदकर 10 टकिया लूट तोड़ाते थे दोनों। सुनते हैं आधा घंटा में ही दोनों ने करीब करीब सभी फेरी वालों को बुलाया और सौदा किया। ए चाह वाला सुनता है नहीं? देहाती समझ लिया है क्या? चाह लाओ। बिस्कुट खाओगे जी सुन्नर? अरे थर्ड क्लासी बिस्कुट क्या खाओगे जी। कटिहार के फेरी वाले कैसे चाई होते हैं सो सबों को मालूम है। चाई मतलब धूर्त। उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, पर ऐसा नहीं। भिखमंगे को चौन्नी दे दिया, जाओ नाश्ता कर लो। लड़ाई के जमाना में अमेरिकन साहेब लोग इसी तरह सिगरेट और बिस्कुट लुटाते थे। बस सीआईडी कहाँ नहीं है, तुरंत दोनों को गिरफ्त कर लिया। भगवान जाने अब और किस किस का नाम गिनाता है। जोतखी जी ठीक कहते थे, अभी क्या हुआ है, अभी और बाकी है। वासुदेव ने कालीचरण का अभी नाम बताया है, सुनते हैं। कालीचरण है कहाँ? मंगला देवी को कटिहार रखने गया है। मंगला देवी कटिहार चली गई। गांव का चरखा सेंटर टूट गया। कटिहार में मंगला के दूर के रिश्ते के बहनोई रहते हैं। कालीचरण पहुंचाने गया है। पार्टी ऑफिस में सुमिरन जी बोले, सुनते हैं तुम पर भी वारंट है। वारंट? हाँ, वासुदेव और सुनरा ने तुम्हारा भी नाम बताया है। जरा होशियारी से घर लौटना। वासुदेव, सुनरा, बेईमान, झूठा। कालीचरण अंधेरे में कोठी के बाग के पास छिपा हुआ है। जरा रात हो जाए तब घर जाएगा। वासुदेव और सुनरा को सोमा ने इतना आगे बढ़ा दिया। उसको ताज्जुब होता है। डकैती के 3 दिन बाद ही कालीचरण को सब पता लग गया था। सेक्रेटरी साहब को चुपचाप कहने के लिए पुरैनिया गया वो, लेकिन सेक्रेटरी साहब पटना चले गए थे। सेक्रेटरी साहब से सारी बातें कहनी होंगी।
चलित्तर कर्मकार से हेलमेल बढ़ाने का यही फल है। हम पर विश्वास नहीं हुआ उनको तो वासुदेव को चार्ज दिए कि चलित्तर से मिलते रहो। बंदूक पिस्तौल चलित्तर देता है। काली को जेहल का डर नहीं। पार्टी की कितनी बड़ी बदनामी हुई। अरे बाप, पटना के बड़े लीडर लोग को कैसे मुंह दिखलाएंगे। सब चौपट कर दिया। कोई आ रहा है शायद। कोठी बाग के पास ही अंधेरे में चेहरू से मुलाकात हुई। जड़ी उखाड़ने आया था। उसने बतलाया, गांव में पुलिस दरोगा कंफू लेकर आए हैं। कालीचरण ने चेथरू को 2 रुपया दिया। माँ को दे देना, और ये तुम लो 1 रुपया। जड़ी उखाड़ने के बदले चेथरू गांव की ओर भागा। फिरारी क्रांति को पकड़ा देने वालों को बहुत रुपया इनाम मिलता है। तुरंत ही उसने दारोगा साहब को चुपचाप खबर दी, हम कालीचरण को कोठी के बगीचे में देखा है। दारोगा साहब मलेट्री लेकर जब तक आवें, कालीचरण पवन हो गया। पवन यानी हवा। चेथरू कहता है, यहीं से पश्चिम की ओर हनहनाता हुआ चला गया, घोड़पाड़ा की तरह। खेलावन सिंह यादव बेचारे को फिर एक चरण लग गया। इधर खेलावन जरा ज्यादा हेलमेल रखता था कालीचरण से। दारोगा साहब ने कहा, जरूर डकैती का माल आपके यहाँ रहता है। आपने उन लोगों को चौखड़ा घर बनवा दिया है, क्यों? लगता है खेलावन सिंह यादव का दिन अब घटती पर है। जब चढ़ंती पर रहता है किसी का दिन, तब वो माटी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा। दिन बिगड़ने पर चारों ओर से खराब खबरें ही आती हैं। तहसीलदार साहब को 1,500 मुंहजुबानी बाकी था। कमला किनारे की बंदोबस्ती वाली जमीन में से 10 बीघा सूद रेहन रखकर और भी 1,000 रुपया तहसीलदार से लिया है खेलावन ने। कल अररिया बैरगाछी से खबर आई है, सकलदीप नानी का 10 भर सोना चुरा कर न जाने कहाँ भाग गया है। सुनते हैं मदनपुर मेला में एक ठेठर कंपनी आई थी कलकत्ता से। उसमें एक लैला थी, उसी ने सकलदीप को फंसा लिया है। जवान तड़तड़ बहू घर में है। सकलदीप के ससुर आसिन बाबू तो बड़े आदमी हैं, खोज निकाल लेंगे। केलावन की स्त्री कहती है, जिन पीर बाबा के दरगाह पर घर नहीं है, वहां एक झोपड़ी बनाने के लिए 3 साल से कह रही थी, आखिर नहीं बनाए। कालीचरण की बात पर फुच्छ हो गए, चौखड़ा घर बनवा दिया। दुहाई बाबा जिन पीर, भूल चूक माफ करो, मेरे बच्चा का मति फेर दो महात्मा। सिडनी और बद्धी चढ़ाऊंगी, 1 भर गांजा दूंगी। महंगूदास के यहाँ खलासी जी आए हैं। फुलिया की सारी देह में घाव हो गया है। पेटमान जी के पास कई बार संवाद भेजा फुलिया ने। एतबारी बूढ़ा को उस दिन भेजा तो मालूम हुआ पेटमान जी की बहाली हो गई बथनाहा, नेपाल सीमा के पास। चौकी खाट वगैरह सब बेच दिया है पेटमान जी ने। सरकारी नौकरी वाले की जब बदली होती है तो वो सभी चीजें बेच देता है। नई जगह में जाकर नई चीजें मिलती हैं। इसलिए क्या जनाना को भी छोड़ देगा कोई? खलासी जी ने सुना तो दौड़े आए हैं। कोई कुछ कहे, खलासी का कोई दोख नहीं, सारा दोख फुलिया का है। जो बेचारा इतना खर्च करके तुमसे चुमौना किया, वो तुमको अगोर कर बैठा रहेगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? खलासी बेचारा दिन भर रेलवे लेन पर काम करता था और इधर पेटमान जी लेन क्लियर देकर गाड़ी पास करने के बाद फुलिया के यहाँ आकर बैठे रहते थे। आखिर एक दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करके फुलिया उनके यहाँ भाग गई। खलासी जी का इसमें क्या कसूर है? पाप भला छिपे। सारी देह गल गई है मगर अभी भी होश नहीं हुआ है फुलिया को। रम पियरिया उसके यहाँ रोज आती है और फुलिया फुसुर फुसुर करके उसको सिखाती है। महंत से कोई चीज मांगने का कौन समय है, कैसे क्या कहना चाहिए। खलासी जी कहते हैं, दुनिया भर के लोगों की गर्मी की बीमारी आराम करें हम, और हमारी घरवाली इस रोग से भोगे। 3 गोली में ही ठीक हो जाएगी। एक बात है, गर्मी निकलेगी तो एक अंग को लेकर, आँख नाक दांत अंगुली, इसमें कोई एक अंग झूठा हो जाएगा। गांव के बारे में खलासी जी कहते हैं, गांव में बनर भुत्ता लगा है, बंदर का भूत। गांव के गांव इसी तरह साफ हो जाते हैं। कोई बंदर मरा था इस गांव में। ठीक बात, एकदम ठीक। डॉक्टर बाबू तो 3 बंदर पालते थे। न जाने कौन सुई दीन की दोनों बेचारा कहकाते मर गया। रात भर किकियाया था, याद नहीं? ठीक बात, ठीक बात। ये डॉक्टर ऐसा जुल्मी आदमी था, सारे गांव को चौपट कर दिया। कोई परवाह नहीं, खलासी जी कहते हैं, हम रात में चक्कर पूज कर इस टोला को बांध देंगे, कुछ नहीं होगा। रमजूदास के गुहाल में चक्कर पूजा है खलासी ने। चावल दूध और अड़हुल के फूल से चक्कर बनाया है।
बीच में माटी का एक बड़ा सा दिया है और उसमें एक बड़ी सी बत्ती जल रही है। एक बोतल दारू पीकर खलासी जी बैठे हैं। रह रह कर दिया की जलती बाती को मुंह में ले लेते हैं। अरे बाप, अलबत्त ओझा है खलासी जी। अरे रे, जीभ में सुई गड़ा लिए, इस पार से उस पार। अरे आजू के रेनिगे मैया, बड़ा अनहकाल लागे। दाहिने डाकिन बामें पिचास बोले, हूँ दोहाए गोरा पार्वती सर महादेव। नैना जोगिन जो सत से बेसत जाए, अंग अंग फूट बहराए। फूत फूत ही। अब गाइए आप लोग गोचर। गांव के भकतिया लोग शुरू करते हैं। मृदंग पर देवी का गीत गोचर। धी धिनक ती धिनक, कहवा के जे आगे मैया आ। खलासी जी दिया की बाती को नचा रहे हैं और मुंह में लेकर बत्ती बुझाते हैं। फूंक मारकर भक से फिर दिया जलाते हैं। कबूतर को कच्चा ही चबाकर खा रहे हैं। असल ओझा हैं खलासी जी। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 54, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 55, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमली के बाबू, कमली के बाबू। नींद में तहसीलदार साहब की नाक बहुत बोलती है। खुर्र खुर्र। कमला की मां पलंग के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर भय की काली रेखा छाई हुई है। कमली के बाबू। क्या है? मां धीरे से पलंग पर बैठ जाती है। तहसीलदार साहब और भी अचकचा जाते हैं। क्या है? कुछ नहीं, मां फिसफिसाकर कहती है। कमली ने तो आंचल में दाग लगवा लिया। हाय, आंचल में? तहसीलदार साहब को लगा कि कमली के कपड़े में आग लग गई है। कमली जल रही है। हाँ, 4 महीना। तहसीलदार साहब और मां दोनों एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? समझो, कैसे पता चला? मुझे तो पिछले महीने में ही थोड़ा संदेह हुआ था। आज पूछने लगी तो चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगी। डॉक्टर ने तो खूब इलाज किया। अब मुंह पर कालिख जो लगी है, इसको कौन छुड़ावेगा? तहसीलदार साहब का मुंह सूख जाता है। आंखों के आगे भयावने दृश्य एक एक कर आते जाते हैं। उनके मुंह में कालिख पुती हुई है और सभी लोग ताली बजाकर हंस रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं पहले ही कहती थी इतना हेलमेल अच्छा नहीं। आग और फूस एक साथ कब तक रहें? और तुम्हारी दुलारी पर तो मानो जादू कर दिया है डॉक्टर ने। अभी भी कह रही है डॉक्टर ने कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? तहसीलदार साहब तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। साफ साफ कहाँ कहती है कुछ। कहती है कि डॉक्टर ने कहा है जो होगा मंगल होगा। मंगल? मंगल? पाजी सुअर, नमक हराम, कुत्ते का बच्चा साला। अब गले में रस्सी का फंदा लगाकर मरो कमली की मां। क्या करोगी? लेकिन मैं शपथ खाकर कह सकती हूं, मेरी बेटी का इसमें कोई दोख नहीं। मां रो पड़ती है। कमली का कोई कसूर नहीं। डॉक्टर ने फुसलाकर उसका सत्यानाश किया है। कमली भी अपने बिछावन पर जगी हुई है। आज उसे बार बार डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर का हंसना, बोलना, रूठना, झगड़ना, मीठी मीठी बातें करना और बाहों में जकड़कर। उसकी आंखें भर भर आती हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है जो होगा मंगलमय होगा। यदि डॉक्टर को दामुल हौज हो जाए तब? दामुल हौज यानी काला पानी। मां रोती क्यों थी? महाभारत में कुंती, देवयानी, अहल्या, द्रौपदी, कौन ऐसी है जिसको? डॉक्टर ने कहा है हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर ने क्या कहा है? तहसीलदार साहब सुबह सुबह चाय पीते समय पूछते हैं। पूछो कमली से साफ साफ, डॉक्टर ने क्या कहा है? कहती है डॉक्टर कहता था हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। मां धीरे धीरे इधर उधर देखकर कहती है। सो तो समझा। तहसीलदार साहब का चेहरा फिर बुझ सा जाता है। लेकिन सवाल है कि वो तो जेल में है। अब क्या सजा होती है सो कौन जाने।
फिर मरद की बात का क्या ठिकाना। कमली के पास उसकी कोई चिट्ठी पत्री है? तहसीलदार साहब कानूनची आदमी हैं। कागज पर आपके हाथ का भी लिखा रहे तो उससे वो सारी दस्तावेज ऐसी बना दे कि पटना का इस्पाट भी नहीं पहचान पाए कि असली है या जाली। इस्पाट यानी विशेषज्ञ। चिट्ठी पत्री यदि होगी भी तो वो देगी नहीं। वो कह रही थी कि हमको गोदाम घर में बंद रखो, लोग तो जानते ही हैं कि कमली बीमार है, तब तक डॉक्टर आ जाएगा। लड़की की बातें सुनकर कलेजा थिर नहीं रहता। कहती थी, माँ, अपराध के लिए आखिर कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए, हमको घर में ही जेहल दे दो। इस तहसीलदार साहब का भी दिल कसक उठता है। कमली की माँ, मेरी बेटी अब मेरे सामने नहीं आवेगी? क्यों? एक बार उससे बात करना चाहता हूं। तुम क्या कहती हो? उफ! कमली के चेहरे पर दिनों दिन तेज आता जा रहा है। मुखमंडल चमक रहा है, लेकिन आज उसकी निगाहें नीची हैं। चुपचाप आकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जाती है। दीदी, इधर आओ दीदी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा। बाबूजी, मेरी सूरत मत देखिए, मुझे गोदाम घर में बंद कर दीजिए। कमली रो पड़ती है, फपक फपक। और कोई उपाय भी तो नहीं? कमली कहती है, लगता है कि ये डॉक्टर नहीं जिन है। एक बार गौरी मौसी ने जिन पीर की कहानी सुनाई थी। डर तो नहीं लगता? नहीं माँ, डॉक्टर अब मेरे पास हमेशा रहता है, मुझे डर नहीं लगता। इसलिए मैं एकांत में अंधेरे में रहना चाहती हूँ। माँ, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, वो सचमुच जिन है। सुनते हैं कि जिन जिस पर प्रसन्न हो उसको तुरंत कुछ से कुछ बना देता है। रुपया पैसा जगह जमीन तुरंत ढेर लगा देता है। और जिन जब लेने लगे तो धान के बखार में चूहे लग जाएंगे, तंबाकू पर पत्थल गिर पड़ेगा, किसी बड़े सेशन केस में फंसना होगा। तहसीलदार साहब हिसाब करके देखते हैं, डॉक्टर जब से उस परिवार में घुला मिला है, रोज अलाय बलाय की आमदनी होती ही रहती है। जिस बात से सारे गांव का नुकसान हुआ है उसमें भी नफा ही रहा तहसीलदार को। मुकदमे में मुल्ले फंस गए और इतना बड़ा सेशन केस दूसरों के सिर पर ही खेप लिया। अपने घर से तो एक पैसा गया ही नहीं, ऊपर से 5,000 के करीब फायदा ही हुआ। खेलावन, रामकृपाल सिंह वगैरह की जमीन मिली सो मुफ्त में ही। कमला ठीक कहती है, डॉक्टर जिन है। कमली ने एक सप्ताह बहुत मजे में काट दिया। कुछ किताबें पढ़ने को मांगी हैं। विश्ववृक्ष, इंदिरा, राजसिंह, आनंद मठ, देवदास, श्रीकांत, रंगभूमि, गोदान और हरिमोहन बाबू की कन्यादान। बस अभी इतना ही। डॉक्टर साहब की अलमारी में है किताबें। हाँ, निकलवाइए, प्यारू से कहिएगा। गोदाम घर की ऊपर वाली खिड़कियों से चांद झांकता है, शरत की चांदनी। चांद बादलों में छिप जाता है। माँ दुर्गा के आने की सूचना मिल गई है। इस बार देवी किस चीज पर चढ़कर आवेंगी, बाबा से लिखकर पूछना होगा। जरूर हाथी पर आई होंगी। जिस बार हाथी पर आती है माँ। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 55, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।